नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ पॉलिटी के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आपसे पूछे गए थे। तो पूरा जीएस पेपर एनालिसिस हो चुका है। दिस इज द लास्ट सेट ऑफ जीएस एनालिसिस वीडियो। आपको सारे वीडियोस देखने हैं। ऑल द 7 पार्ट्स आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट लिंक जो नीचे पहले कमेंट में दिया गया है। उस पर क्लिक कीजिए और आपको सारे सवालों के आंसर्स, डिटेल एनालिसिस मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज दिन में 3 बजे मेरा एक लाइव सेशन होने वाला है प्रीलिम्स डिस्कशन पर, उसमें जरूर जुड़ें। दिन में 3 बजे ये सेशन होगा। इसका भी लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। जहां तक क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड का सवाल है तो पॉलिटी के सवाल, प्योर पॉलिटी के सवाल इस बार 10 थे। 3-4 ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट से संबंधित सवाल थे। अगर आप उन्हें भी पॉलिटी में गिन लेते हैं या वो वैसे गवर्नेंस या गवर्नमेंट स्कीम्स में आ जाते हैं तो वैसे 14 क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट मैंने उन्हें पॉलिटी में यहाँ डिस्कस नहीं किया है। ऑलरेडी राहुल सर के लेक्चर में वो डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो आप उन्हें देख चुके होंगे या फिर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है राहुल सर का वीडियो। तो पॉलिटी का अगर आप ट्रेंड देखें तो लगभग वही 14, इस साल भी 14 या 10 क्वेश्चंस जैसे भी आप काउंट करते हैं, लगभग उतने ही क्वेश्चंस पॉलिटी के आए हैं जो ट्रेंड चलता आया है। हिस्ट्री का ट्रेंड भी हमने देख लिया, 16 क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी से अच्छे सवाल थे इस बार, 15 क्वेश्चंस। इकोनॉमी काफी वेटेज लेकर इस बार 18 क्वेश्चंस से आया है, पूछा गया है। 13 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक, 16 फ्रॉम एनवायरमेंट और 12 क्वेश्चंस आईआर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अन्य मिसलेनियस टॉपिक करंट अफेयर से देखने को मिले थे। सो ओवरऑल अ वेरी बैलेंस्ड पेपर। इट वाज क्वाइट बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू मी। अगेन पेपर डिफिकल्ट था, इट वाज नॉट अ वेरी इजी पेपर। तो पिछले साल का जो पेपर का लेवल था, आई थिंक समवेयर नियर अबाउट उसी जितना ही पेपर ये डिफिकल्ट था। लेकिन इस बार क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मेंस में ज़्यादा एस्पिरेंट्स को स्थान मिलेगा। अब जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है तो अभी मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगेन दिस इज टू सून एज ऑफ राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द नाइट ऑफ संडे। तो अभी तक भी इतना डेटा मेरे पास नहीं आया है कि मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता सकूं। इंतजार कीजिए, लाइव सेशन जो होगा दिन में उसमें हम बात करेंगे उसके बारे में। तब तक ज़्यादा रिस्पॉन्सेस भी आ जाएंगे स्टूडेंट के। मैनी स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग, तो अभी वो मैसेज भी नहीं कर पाए हैं या फिर अपने रिस्पॉन्सेज जो मैंने डाले हैं उन पर भी आंसर नहीं कर पाए। बाय द वे, टेलीग्राम चैनल में आप जाइए और यहाँ पर एक सर्वे मैंने किया है, क्वेश्चन डाला हुआ है, उसमें आंसर जरूर करना कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक पता चलता है। एंड प्लीज़ ओनली जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वही वहाँ पर आंसर दें। जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है घर पे, यानी कि एग्जाम नहीं दिया बट दे अटेम्प्टेड इट, वो इसमें आंसर ना दें, ताकि ये सबके लिए सही डेटा हमारे सामने आएगा। अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो इस QR कोड को स्कैन कर लो और मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। आपको यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए मेंटरशिप अवेलेबल करवाई जाएगी फ्रॉम अनअकैडमी। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित ये स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट आपके सामने लेकर आया है। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. This is correct. Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish for contempt of themselves. ये भी सही है। Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. देखिए, संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। बाद में कानून लाया गया था 1971 में, उसमें कंटेम्प्ट बताया गया कि ये कंटेम्प्ट होगा। चौथा, इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट कानून बनाएगी और वो डिफाइन करेगी कि कंटेम्प्ट के लिए कैसा कानून बनाया जाए, किस प्रकार की सजा का प्रावधान हो। तो 1, 2 और 4 ये तीनों सही होंगे। आंसर विल बी बी, 1, 2 एंड 4। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि ये एच एन सान्याल कमेटी लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है। लेकिन देखिए, ये वाले जो स्टेटमेंट है ये आपको मालूम होने चाहिए, ये लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशन्ड है। जब सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी, इन दोनों को ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकें। ओके, तो आर्टिकल 129 जो कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिए एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करेगा। तो उसी में ये भी लिखा हुआ है, इट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और सेम ऐसा आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के लिए ये पावर देता है। तो वहां पर भी यही बात लिखी हुई है, बस सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट आ जाएगा। लेकिन अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होगा, तो आर्टिकल 129 और 215 इसको डिफाइन नहीं करते, इसकी व्याख्या नहीं करी गई है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होगा, कोर्ट की अवमानना किसे माना जाए। तो अवमानना की डेफिनेशन के लिए ये वाला कानून लाया गया था 1971 में, और ये एच.एन. सान्याल कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। एच.एन. सान्याल भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। 1961 में कमेटी बनाई गई थी, इसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, 10 साल बाद कानून लाया गया और उसके बाद से ये अवमानना वाला कानून जारी है।
1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में यह भी कहा कि केवल अपनी अवमानना ही नहीं बल्कि जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उनकी अवमानना के खिलाफ सजा देने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सो नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देश में फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, उन सभी की अवमानना के खिलाफ सजा देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट अपने आप को दे देती है इन 1991। लेकिन जो कानून बनाने का अधिकार है, याद रखिए कि वो पार्लियामेंट के पास है। ओके, ये पार्लियामेंट ही बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद कानून नहीं बना सकता कि अवमानना के लिए अलग कानून बनाया जाए। तो वो क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट है, उसकी व्याख्या 71 वाले कानून में करी गई थी, संविधान में कहीं उसकी व्याख्या नहीं करी गई है। इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो डाउट, लेकिन मेरा यही मानना है कि देखिए, अगर एच.एन. सान्याल वगैरह के बारे में आपको नहीं पता था तो भी कम से कम ये वाला स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। और पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ये दो बातें तो लक्ष्मीकांत में साफ तौर पर दी गई हैं। ओके, दीज टू आर क्लियरली मेंशन्ड। तो अगर 2 और 4 से भी आप करो तो देखते हैं, देखिए यहाँ एलिमिनेशन काम करेगा या नहीं। तो देखिए 2 और 4 सही है, तो यहाँ पर नहीं है मौजूद, इसमें है 2 and 4, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन काम कर सकता था। बट देन अगेन यू नीड टू बी वेरी थरो विद द सुप्रीम कोर्ट चैप्टर। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाले पावर तक आते आते तो आप सुप्रीम कोर्ट को भूलना शुरू कर देते हो, अगले चैप्टर पर आ जाते हो, आपका ध्यान अगले चैप्टर पर चला जाता है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, with reference to India, consider the following statements. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocate. Bar councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. तो ये दो स्टेटमेंट है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से आपको इसे छोड़ देना चाहिए अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनाया गया था, इसमें आपको बिल्कुल भी गेस वर्क नहीं करना चाहिए था। एंड कुछ प्रॉब्लम भी है इसमें, बताता हूँ अभी क्या प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये जान लो कि लॉयर और एडवोकेट में एक बेसिक फर्क होता है। ओके, तो देखिए, लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ डिग्री है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अदालत में जिरह करनी है, जज साहब के सामने खड़े होकर आपको दलील पेश करनी है, तो उसके लिए आपको बार काउंसिल का मेंबर होना जरूरी है। ओके, ओनली व्हेन यू आर अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल। हर राज्य की अपनी एक बार काउंसिल है, जैसे राजस्थान की बार काउंसिल होगी, गुजरात की होगी, मध्य प्रदेश की है, दिल्ली की है। तो इस बार काउंसिल का आप सदस्य बनते हैं, उसके लिए भी आपके पास लॉयर की डिग्री होनी जरूरी है, LLB की डिग्री जरूरी है, तो तब आप कहलाएंगे एक एडवोकेट। ओके, तो अभी क्या है कि क्लासिफिकेशन सा आ गया है कि जो अदालत में वकील जिरह करता है उसको एडवोकेट कह रहे हैं, और कुछ ऐसे वकील हैं जो कभी अदालत में जाकर दलील नहीं देंगे, कभी जिरह नहीं करेंगे, बैकग्राउंड में काम करेंगे, कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, लीगल फर्म्स के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें एडवोकेट नहीं कहा जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स इसमें इस सवाल को या स्टेटमेंट को ट्रिकी बना देते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर क्या होता है? बहुत सारे विभाग हैं जिनमें एक वकील को हायर किया जाता है लीगल एडवाइस के लिए। वो कोर्ट में जिरा नहीं करेगा लेकिन लीगल एडवाइस देगा डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को। दिस इज क्वाइट कॉमन। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स। अब गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का मतलब दो तरह के वकील हो सकते हैं। कुछ वो लॉ ऑफिसर होते हैं जिनको मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट हायर करते हैं अदालत में जाकर जिरह करने के लिए नहीं, बल्कि आप ऑफिस में बैठिए और लीगल एडवाइस दीजिए, तो दे कैन बी कंसिडर्ड एज लॉयर्स। लेकिन इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या होगा? क्योंकि कई सारे ऐसे वकील हैं जो एक्चुअली में अदालत में जाकर सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, ओके, स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस। तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के दायरे में आते हैं। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये सभी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो तो एडवोकेट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स, पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। तो सतही तौर पर अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जहां से ये स्टेटमेंट उठाया गया है, EPW का एक आर्टिकल है, सीधे तौर पर वहीं से उठा के इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। आप चाहो तो इस आर्टिकल को पढ़ लेना, कमेंट में इसका मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, कॉर्पोरेट लॉयर, लॉ फर्म, प्रोफेसर्स, रिसर्चर, दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। अब देखना ये होगा कि यूपीएससी में जिसने भी ये सवाल बनाया है, 99% आई एम श्योर कि उसने यही वाला आर्टिकल पढ़ के बनाया है, क्योंकि वो सेम लैंग्वेज इसकी कॉपी करी गई है इस आर्टिकल की, EPW की। तो अगर वो इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो फिर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली ये गलत होना नहीं चाहिए, दिस इज करेक्ट। तो मेरे ख्याल से तो आंसर बोथ 1 and 2 होना चाहिए, लेकिन 50-50 चांस लग रहा है इसमें मुझे कि ये पहले स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को गलत मानने की संभावना है बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफिसर थिंग।
ऑलराइट, तो मेरा झुकाव तो इसकी तरफ ही है, बोथ 1 और 2 की तरफ है, लेकिन दोनों बी या सी में से कुछ भी आंसर हो सकता है। और ये वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि बार काउंसिल, ये न्यूज़ में भी रहा था अभी कुछ समय पहले, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उनको ये पावर है कि वो कॉलेजेस के रिकग्निशन, उनके करिकुलम को भी देख सकें। तो इसको लेकर बीच में काफ़ी टिप्पणी भी करी गई थी कि जो लॉ कॉलेजेस का स्टैंडर्ड है वो गिर रहा है, तो बार काउंसिल्स को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। तो एडवोकेट एक्ट 1961 ये पावर देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि कोर्ट के अंदर वकीलों का जो रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा होता है उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ लॉ कॉलेजेस भी इनके पावर में आ सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये सेट नंबर बी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, मेरे पास बी सेट का पेपर आया था। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में 3 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है बता दीजिए। आई थिंक दिस वॉज अ वेरी स्टैंडर्ड एंड ईजी क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए क्या राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी पड़ती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये गलत है। प्रायर रिकमेंडेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से नहीं लेनी होती अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो। सेकेंड, Constitutional Amendment Bill is presented to the President and it is obligatory for him or her to give assent. राष्ट्रपति को साइन करना जरूरी है? यस, जरूरी होता है। तीसरा, संविधान संशोधन बिल को लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करना होगा स्पेशल मेजोरिटी से, और ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ये भी सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सही है। इसमें आई डोंट थिंक समझाने के लिए भी कुछ होगा। 2 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर विल बी बी। तो आर्टिकल 368 बताता है कि कैसे संविधान में संशोधन किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें फैक्ट ही यही आता है, सबसे पहले फैक्ट ये आता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी नहीं है। अभी मई के महीने में मैंने पॉलिटी के 15 लेक्चर्स लिए थे जिसमें हमने 150 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सेट नंबर 4 में सेम स्टेटमेंट मैंने डाला था क्वेश्चन में, और काफ़ी एम्फेसिस भी दिया था यहाँ पर कि प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, जिसने देखा था उसको शायद याद रहा होगा और आप सही भी करके आए होंगे, होपफुली, दैट इज व्हाट आई एम होपिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया है, बट हाँ एक स्टेटमेंट सेम आ गया था, और ये पूरा मुद्दा हमने डिस्कस किया था कि कैसी मेजॉरिटी चाहिए और परमिशन की आवश्यकता होती है नहीं होती है। ज्वाइंट सिटिंग पर मुझे अभी भी अच्छे से याद है, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि ज्वाइंट सिटिंग अलाउड होती है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। तो उस स्टूडेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके कारण 150 लोगों को ये बात मैंने बताई थी, वरना मैं इसको डिस्कस करना भूल गया था। ओके, आई डोंट रिमेंबर द नेम, अगर वो कमेंट में देख रहे हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन था। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। पहली बात तो ये कि क्या संविधान इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन देता है? जी नहीं, आर्टिकल 74 में कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, बस इतना कहा है देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात सरासर गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पीएम शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। कंप्लीटली करेक्ट है, ना केवल लोकसभा बल्कि राज्यों की विधानसभा में भी ये कानून लागू होता है, और स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है, आंसर विल बी बी। तो 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कहता है, कोई क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं होती है। और ये जो कैटेगरी हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, ये 3 है, बाय द वे 4 भी नहीं है, 3 कैटेगरी, और ये सब बाद में बनाई गई हैं। दे आर मेनली बेस्ड ऑन कन्वेंशंस, दे आर नॉट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर आधारित नहीं है, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, कौन कैबिनेट में हिस्सा लेता है नहीं लेता है, वो आप खुद लक्ष्मीकांत में जाके पढ़िए, जिसको पॉज करके पढ़ना है वो पढ़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर आपको याद रखना है भविष्य के लिए भी, दैट इज अबाउट 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट ने 2003 में ये बात कही थी कि लोकसभा और विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा काउंसिल में सदस्यता नहीं हो सकती। तो मान लीजिए कहीं पर अगर 200 MLA हैं किसी राज्य में, तो वहाँ पर 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। ओके, और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे 75 में, तो ये अमेंडमेंट्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन। लोकसभा के पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव पावर है और किसी के पास ये पावर नहीं होता। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, तो ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा का। लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूवल लेना होता है, जब इमरजेंसी लागू करी जाती है, प्रोक्लेम होती है, उसके बाद दोनों से परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये वाला तो गलत है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये बिल्कुल सही है, लोकसभा के पास ही ये अधिकार है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर लाया जा सके, और सरकार गिर भी जाती है उसके कारण। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में कभी नहीं आ सकता, सेकंड इज करेक्ट।
टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये साफ तौर पर गलत है। राज्यसभा में भी इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली। अगेन अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में ध्यान में रखना कि लोकसभा राज्यसभा जहां पर भी कार्रवाई शुरू होती है, दूसरे सदन में भी वो कार्रवाई होगी, तो वहां पर एक वो क्वाजी जुडिशियल इंक्वायरी की तरह काम चलेगा और उसमें नोटिस देना पड़ता है। राष्ट्रपति अपनी तरफ से किसी वकील को भी ला सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को भी ला सकते हैं अगर चाहें तो। और इमरजेंसी जब प्रोक्लेम होती है तो 1 महीने के अंदर दोनों ही सदन में पास होनी जरूरी है, उसको रेटिफाई करना जरूरी होता है पार्लियामेंट का। और इम्पीचमेंट वाला मैंने आपको बता ही दिया है, इन्वेस्टिगेशन होता है दूसरे हाउस में, जहां पर चालू हुआ है इम्पीचमेंट वहां नहीं होता, सेकंड हाउस में होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में याद रखिएगा कि इसका जिक्र संविधान में कहीं नहीं किया गया है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कन्वेंशन, लेकिन एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75, उसमें यह कहा जाता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है, वहां से इसकी पावर डिराइव होती है। और फिर कन्वेंशन के आधार पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के आधार पर भारत में भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशंस की शुरुआत होती है। 1960 के दशक में पहली बार भारत में नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा गया। जब हम इंडो चाइना वॉर हारे थे, तब पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू के सामने ये मोशन लाया गया था। ओके, तो रूल नंबर 198 ऑफ द लोकसभा, उसमें अब बाद में इसको शामिल कर लिया गया। तो नाउ इट इज कोडिफाइड इन द रूल्स ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की कार्रवाई के जो नियम है उसमें ये शामिल है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नाम का शब्द नहीं है। तो जैसे कैबिनेट नहीं है, वैसे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं है। ओके, तो लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो ये ध्यान में रखिएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति होती है क्योंकि वो इलेक्टेड हाउस है। राज्यसभा इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। अगेन पिछले महीने जो पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज मैंने करवाई थी स्पेशल क्लासेस में, उसमें एक स्टेटमेंट बिल्कुल सेम यही मैंने रखा था इन वन ऑफ द क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया क्वेश्चन अपने दिमाग से बना रहा हूँ। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, इन्हीं किताबों से हम भी सवाल बनाते हैं। लेकिन हाँ, जो सवाल बनाया था मैंने, उसमें ये वाली बात जरूर थी कि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये मैंने इसमें डाला था कि रेजोल्यूशन कहाँ पर पास या रेटिफाई किया जाता है, इमरजेंसी वाला। तो ये सेट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 4 था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। ये स्टेटमेंट गलत है। 6 महीने में ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करना जरूरी है, उसके बाद में करोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। Statement number 2, law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Yes, this is correct. अगर एंटी डिफेक्शन का कोई केस आता है तो स्पीकर के ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि 3 महीने में आपको उसका फैसला सुनाना है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी डांट भी लगाई थी कई सारे राज्यों को। तो जैसे आई थिंक मणिपुर का केस था, मणिपुर का ही था, जहां 3 साल लगा दिए थे। ठीक है, ये वाला केस था 2020 में मणिपुर में, जब 3 साल तक स्पीकर ने डिसाइड ही नहीं किया कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत एक एमएलए थे, उनकी सदस्यता रद्द करी जाए या नहीं। तो बाय द वे आंसर इज बी, ओनली 2। और जहां तक दल बदल कानून के लागू होने का सवाल है, तो 3 सिनेरियो में ये लागू होता है। नंबर 1 केस, जब मान लीजिए ए पार्टी का एमएलए अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर बी पार्टी के फेवर में वोट डालता है और ए पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, वॉलेंटरीली अपने मन से छोड़ देता है, तो ये लागू होगा। सेकंड, जब एमपी एमएलए इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ है और इंडिपेंडेंट इलेक्ट होने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो ये भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत गलत माना जाता है, उसमें भी आपकी सदस्यता जा सकती है। तीसरा सिनेरियो होता है नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर का, जिनको नामित किया जाता है, नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर, ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, दे कैन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर करना जरूरी है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन में वायलेशन होता है कानून का, तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसे कि स्पीकर, चेयरमैन, इन सब के पास ये पावर होती है कि वो केस का फैसला लें, लेकिन कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है। और इस लेट लतीफ़ी के कारण कई राज्यों के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट से डांट खा चुके हैं अदालतों में। ये उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिखा दिया है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है एंटी डिफेक्शन लॉ का। आपके लिए एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट में मुझे ये बताओ कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, कौन सा नंबर है, अमेंडमेंट नंबर मुझे बता दो और ईयर भी बता दो किस ईयर में वो कानून लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है।
आई थिंक अभी तक ये सबको याद हो जाना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल को ही अनुमति होती है, सॉलिसिटर जनरल को नहीं होती है। ओके, तो अटॉर्नी जनरल ही वो एकमात्र अधिकारी हैं जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर। ओके, सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर नहीं होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो जाएगा गलत। सेकंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस। तो अटॉर्नी जनरल को इस्तीफा तभी देना होता है जब सरकार गिर जाती है या सरकार ने इस्तीफा दे दिया, केवल उस कंडीशन में। तो ये गलत है। अटॉर्नी जनरल कब तक अपने पद पर बने रहेंगे इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली नहीं बताता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट रिजाइन करे तो उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। दिस इज मोर ऑफ अ कन्वेंशन, जनरली दे देते हैं इस्तीफा, लेकिन हो सकता है कि नई सरकार आके फिर से उन्हीं को रखना चाहे तो इस्तीफा ना भी दें, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज मोर बेस्ड ऑन कन्वेंशन रादर देन लॉ। संविधान इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नाइदर 1 नॉर 2, आंसर विल बी डी। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि वो चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं, जब भी चाहे इस्तीफा दे सकते हैं। और जनरली ये ट्रेंड होता है कि सरकार जब चेंज होती है तो अटॉर्नी जनरल अपने आप इस्तीफा दे देते हैं, नई सरकार आती है, वो नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करती है। तो ये कन्वेंशन है, ये कानून नहीं है, ये कन्वेंशन बना दिया गया है। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉलिसिटर जनरल को राज्यसभा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है, और अटॉर्नी जनरल का टर्म ऑफ ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करके जाता है। ये भी सवाल मैंने अपनी पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज में पूछा था, तो ये आप देख सकते हैं, सेट नंबर 14 में पूछा था, इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले। इट वॉज द सेकेंड लास्ट सेट। यहाँ पर ये सवाल मैंने पूछा था कि वो हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, और कमेटी के बारे में स्पेसिफिकली सवाल था, तो और ज़्यादा इन डेप्थ था। अगर आपने ये क्वेश्चन देखा था, जो भी इस सेशन में मौजूद थे उन्हें डेफिनेटली फायदा मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, consider the following statement: mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि मैंडामस आपको पता होगा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर लागू नहीं होती है, इट इज ओनली ऑन पब्लिक बॉडी। लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी, जिसे जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी दी गई हो। तो प्राइमा फेसी अगर आप देखें, मान लो अगर यहां पर केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता तो ये सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें डाउट की, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अब यह है कि देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। तो इंटरप्रिटेशन में आपको बता देता हूं, आपको लक्ष्मीकांत में बस इतना ही लिखा हुआ मिलेगा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मैंडेमस नहीं हो सकता। तो ये वाले देखिए, मैंडेमस किसके खिलाफ नहीं होता? अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को लागू करवाने के लिए, ड्यूटी डिस्क्रेशनरी हो, मैंडेटरी नहीं हो, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के केस में, राष्ट्रपति के केस में, गवर्नर्स के केस में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो इनके खिलाफ मैंडेमस की रिट जारी नहीं करी जा सकती। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, दैट अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने फैसलों में ये बात कह चुका है कि अगर कोई प्राइवेट संगठन है, जैसे कि आप LIC का एग्जांपल देख लीजिए, तो LIC एक, वैसे तो देखेंगे तो आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार ने उसे बनाया था कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी, लेकिन उसके खिलाफ मैंडेमस की रिट जारी करी जा सकती है और करी भी गई है। ओके, तो ये पब्लिक ड्यूटी का काम कर रही है ना। लाइफ इंश्योरेंस का काम जो है, देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है एंड इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उसे पब्लिक ड्यूटी माना गया है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनके पीछे सरकार का बैकिंग है या सरकार का कोई ना कोई रोल है या जनता के प्रति वो कुछ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उन पे मैंडेमस लागू होगा। ओके, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा जुडिशरी वाला सवाल है। आई डोंट नो कि ये UPSC के पेपर में इन्होंने ऐसा क्यों पूछा है, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। लेकिन ठीक है, पूछा है तो हमें तो आंसर देना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ये गलत है, क्योंकि अगर सरकारी कंपनी है तो डेफिनेटली मैंडामस लागू होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। फर्स्ट इज करेक्ट। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। ये बिल्कुल सही है। को वारंटो की जो रिट है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वही अदालत में जाए, कोई भी और जाकर भी को वारंटो की रिट लगा सकता है। तो यहाँ पर 1 और 3 बोथ आर करेक्ट। जो भी बातें मैंने अभी आपको समझाई है वही यहाँ स्क्रीन पर लिखी हुई है, आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आपको ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिखने में बहुत बड़ा सवाल है लेकिन काफी सिंपल सवाल था। विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 लंबे चौड़े स्टेटमेंट दिए गए हैं डेप्यूटी स्पीकर से संबंधित। पहला,
As per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. बिल्कुल सही है, स्पीकर का इलेक्शन पहले होता है, फिर स्पीकर तय करता है कि डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव किस दिन होगा. स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है. There is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. तो देखिए ट्रेंड ये बन गया है कि लोकसभा का स्पीकर रूलिंग पार्टी से होता है और डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन की किसी पार्टी से होता है. लेकिन ये कन्वेंशन है, ये परंपरा के आधार पर आधारित कुछ चीजें हैं जो हमारे डेमोक्रेसी में चली आ रही हैं. संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन से होना जरूरी है, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है. नॉर्मली चुनाव होता है तो चुनाव में कोई भी जीत सकता है, तो मैंडेटरी नहीं है. तो सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है. तीसरा स्टेटमेंट, डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. डेप्यूटी स्पीकर जब स्पीकर का रोल करता है तो उसके पास वो सारी शक्तियां होती है जो स्पीकर के पास हैं. ऐसा कोई पावर नहीं है जो डेप्यूटी स्पीकर से छीन लिया जाता है ये कहकर कि आपके नाम के आगे डेप्यूटी लगा हुआ है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा. स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट, well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है. बेसिकली ये स्पीकर के लिए होता है, डेप्यूटी स्पीकर के लिए नहीं होता. प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं नाम और सेकंड नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि ये कैंडिडेट है, फिर वो वोटिंग होती है. तो ये प्रैक्टिस डेप्यूटी स्पीकर के लिए नहीं होती है. ओके, तो ये स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है. वैसे अगर आप सेकंड को भी एलिमिनेट कर देते ना, अब यहां पर वैसे एलिमिनेशन काम कर सकता था, थोड़ा सा एलिमिनेशन करेगा. हालांकि मैं मानता हूं कि एलिमिनेशन का समय अब जा चुका है, बट स्टिल इन दिस क्वेश्चन इट वाज एप्लीकेबल. सेकंड को एलिमिनेट करो आप, यहां पर 2 आप हटा दो, यहां से हटा दो, तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए. ए और सी के बीच में मुकाबला है, लेकिन ए और सी के अंदर भी 1 और 3, तो 1 हमें पता है, 3 हमें पता है, तो ठीक है, यहां पर आप लगा सकते थे. अगर आपको फोर्थ के बारे में जानकारी नहीं है देन ऑल्सो यू कुड हैव टेकन एन वेरी एजुकेटेड गेस. तो ये तुक्का नहीं है, दिस वाज अ वेरी एजुकेटेड गेस बाय एलिमिनेशन, जहां पर आप प्रॉपरली एलिमिनेट करके आंसर पर अराइव कर सकते हैं. ओके, पर ये हर जगह अप्लाई नहीं होता. अगेन जो भी मैंने आपको यहाँ समझाया स्क्रीन पर लिखा है, चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिए. समझा मैं सब कुछ चुका हूँ आपको. और ये सेम क्वेश्चन मैंने अगेन पॉलिटी की सीरीज में आपसे पूछा था. डेप्यूटी स्पीकर वाला जो पॉइंट है कि उसके पास वो सारी शक्तियां होती है जो स्पीकर के पास हैं, ये स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर एम्फेसाइज किया था इस सवाल में. और यहाँ पर मैंने इसको बहुत जोर देके आपको बताया था कि डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, वो उसके अधीन काम नहीं करता. डेप्यूटी नाम उसके आगे लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पीकर का डेप्यूटी है. उसके पास वो सभी अधिकार होते हैं जो स्पीकर के पास मौजूद होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर. क्वेश्चन नंबर 93. अब देखिए बी सेट में जो 91, 92, 94 क्वेश्चन हैं, इनमें संगठन पूछे गए हैं, लेबर ब्यूरो के बारे में सवाल है, कोल वाला सवाल है. तो ये मैं पॉलिटी के अंदर इनको नहीं मान रहा हूँ, ऑलरेडी राहुल सर इनको डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप उनके सेट में देख लीजिए. प्योरली पॉलिटी का हम देखें तो ये लास्ट सवाल होगा. तो 5th शेड्यूल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है. इन पर्टिकुलर इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. 5वें शेड्यूल में अगर कोई एरिया लाया जाता है, टोटल 10 स्टेट्स हैं जिनमें 5th शेड्यूल वाले एरियाज हैं, और 6th शेड्यूल के जो एरियाज हैं वो 4 राज्यों में होते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा. तो ये AMMT वाले जो स्टेट्स हैं ये 6th शेड्यूल में आते हैं और 5th शेड्यूल में दूसरे 10 राज्य हैं. पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल. बिल्कुल सही है. 5th शेड्यूल में जो ये 10 राज्यों के एरिया हैं ये बेसिकली सभी ट्राइबल एरियाज हैं, और 5th शेड्यूल बनाया ही इसीलिए गया था ताकि ट्राइबल लोगों के अधिकारों की रक्षा करी जा सके. तो ट्राइबल जमीन नॉन ट्राइबल्स के हाथ में ना जाए, ये इसका एक हो सकता है. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट आर द नेक्स्ट ऑप्शन, अगर और अच्छा या मोर करेक्ट हमें मिल जाता है या नहीं. दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी. अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि बिल्कुल बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ऑटोनोमस काउंसिल्स बनी हुई हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि वो ज्यादातर 6th शेड्यूल वाले एरियाज हैं. ज्यादातर जितने भी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो 6th शेड्यूल के एरियाज हैं इनमें ऑटोनोमस काउंसिल बनी हुई है. और 6th शेड्यूल में ये अलग प्रावधान इसीलिए है क्योंकि इन राज्यों में परिस्थितियां अलग थी आजादी के समय, और इनको भारत के साथ जोड़ने के लिए ये स्पेशल एक इंसेंटिव या एक प्रावधान रखा गया था कि आपके ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाएगा. तो इसीलिए 6th शेड्यूल वाले जो एरियाज हैं उनमें ये ऑटोनोमस काउंसिल वाला ये जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी वाला पॉइंट है ये वाजिब होता. तो ये कंफ्यूजिंग था, ए और बी दोनों के अंदर ये कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इस तरह की बॉडी 5th शेड्यूल में भी बन सकती है, लेकिन प्राइमरीली वो सही नहीं है. मेजर इसका जो कारण है 5th शेड्यूल के अधीन एरिया को लाने का वो यही होता है कि ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके.
तो मोर करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। अगर यहाँ पर 6 शेड्यूल होता ना, ये 5th की जगह, तो फिर बी ऑप्शन सही होता। ठीक है। द तीसरा देखो, तीसरा चौथा तो गलत है। कन्वर्ट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। और स्पेशल कैटेगरी का भी 5th शेड्यूल से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता है। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में आपको डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए, दोनों के बीच में क्या फर्क है। और 5th शेड्यूल पर जहां भी आप डिटेल्स पढ़ेंगे वहां स्पेसिफिकली सरकार ने भी यही कहा है, द पर्पज ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज as also recognized in several judgments is to preserve the tribal autonomy, their culture, economic empowerment, to ensure social, economic and political justice and preservation of peace and good governance। ये ट्राइबल मिनिस्ट्री की वेबसाइट से मैंने स्टेटमेंट लिया है। तो 5th शेड्यूल का ये एजेंडा है या फिर ये इसका मोटिव है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 6th शेड्यूल वाला फर्क ध्यान में रखना, आगे भी ये सवाल पूछा जा सकता है आने वाले 2023, 24, 25 यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो आपको अगर ये लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी वीडियोस जितने भी हमारे डिस्कशंस हैं उनका प्लेलिस्ट लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो इस कोड को स्कैन करो और मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर लो। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आप लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं इन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, और सभी सब्सक्रिप्शन पर 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर महिपाल कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिलती है। ऑप्शनल के सिलेबस को कवर करने के लिए अलग से कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम जीएस पढ़ाते हैं, ऑप्शनल भी आपको पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको अगर बेस्ट डिस्काउंट कैसे मिलेगा ये जानना है तो इस नंबर पर आप कॉल करें। बेस्ट बैच कौन सा है, कब आपको ज्वाइन करना चाहिए बैच, क्या प्रिपरेशन का सही टाइम पीरियड है, ये सब जानकारी आपको इस फोन नंबर पर मिल जाएगी। 8 जून को प्राइस हाइक आ रहा है तो उससे पहले सब्सक्रिप्शन को अवेल कीजिए। 0% EMI पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। CSE एश्योर के तहत 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 ईयर एक्सटेंडेड वैलिडिटी आपको मिल जाएगी इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड। डाउट सेशन हमने अलग से स्टार्ट कर दिए हैं। अल्टीमेट बैच अनअकैडमी का स्टार्ट हो रहा है और ऑप्शनल के बहुत सारे नए सब्जेक्ट, 8 न्यू ऑप्शनल कोर्सेज हैव बीन लॉन्च्ड ऑन 5th जून, तो इनको जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।